स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी जी, ठीक है प्लीज राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष की भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आपने कर दिया। सुन रहा हूं मैं श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, श्री अखिलेश यादव जी, बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत है। ये क्या तरीका है? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण सर, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा? सर, जवाब देना होगा इनको। कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है, माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, कोट,
I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. I unquote. ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो बताइए। माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें। आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मेरे एक मिनट सर बात क्लियर कर दूं। सर मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा। आप दिखाइए सर। सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी को एससी समाज से आते थे, राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया। एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू को हमारी सरकार को। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज सबसे ज्यादा मंत्री एससी एसटी ओबीसी है तो हमारी सरकार में। सर मैं इतना ही कहूंगा। अब समाप्त करें। सर मैं 2 मिनट में खत्म। सर 2 मिनट। सर एमएसपी, सर ये एमएसपी की बात कर रहे थे। सर एमएसपी कौन लाया? एमएसपी सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए। आप इतने सालों तक क्या करते रहे? क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या होगी। 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए। कितने एससी एसटी ओबीसी थे? कितने एससी एसटी ओबीसी थे? सर वहां के ओबीसी का पैसा, एससी एसटी का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे? कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूं सर मैं पूछता हूं इनमें से सर। अब आप संक्षिप्त समाप्त करें। आप समाप्त करें। सर एक मैं कहना चाहता हूं सर आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की आबादी है सर। देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, 2 हमारे यहाँ से हुए। 1 रैंक 1 पेंशन ये बात 40 साल तक इन्होंने दी। सर अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और यही नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी 100%। सर एक बात अंत में लास्ट बात कह रहा हूँ सर, ये लास्ट है सर। मैं एक बात, ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर। युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेके इंटर्नशिप से लेके बाकी सब। मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूं सर। स्पेस सेक्टर के लिए 1000 रुपया वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया सर। जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है सर। यही नहीं सर, इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे वापस। सर आखिरी लाइन है सर 30 सेकंड सर, आखिरी लाइन सर। ये कहते हैं देश में डर का माहौल। सर मैं इतना ही कहूंगा, डर का माहौल है अपराधियों में, डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, डर का और भय का माहौल है देशद्रोहियों में, अधर्मियों में, कुकर्मियों में, और सबसे ज्यादा डर का माहौल है देश के दुश्मनों में सर, देश के दुश्मनों में। सर अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट तो लाए। ये जन भावनाओं का बजट है जिसका पूरा सदन पूरी प्रशंसा करता है और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही, डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही, डॉक्टर प्रदीप क्या कहना चाहते हैं? शशि थरूर जी।
Rule 353. Mr. Premchandran ji. He has not. He cannot take my I'm name not mentioning repeatedly your name. without notice. No, no. I have given whatever you wanted to raise. Already LOP has raised the issue. Akhilesh Yadav ji has raised. No point of order. No point of order. No. Nothing. Right, so drama there inside the parliament ensuing there. Rahul Gandhi on one hand attacking the BJP, the ruling government there, stating that they may attack him or abuse him as much as they want, but he will never ask for an apology and he will continue to stand by the caste census that he says will ensure, it is something that his government will ensure that it happens when they come to power. On the other hand there, Anurag Thakur also hitting back at Rahul Gandhi and of course stating that he never took Rahul Gandhi's name per se, and if someone wants to assume that an attack is being directed at them, they are free to do so. So clearly there, attack and counter-attack inside the parliament, ruckus there. You clearly see the chair as well there being tired of trying to ask the opposition leaders and also the ruling party members to ensure that they talk about their issues calmly and not really engage in a verbal battle as well. Right, Surendra Rajput from the Congress joins us on the broadcast. Mr. Surendra Rajput, you just heard there, Rahul Gandhi, of course, is asking the BJP not to abuse him, but the BJP is clearly stating that there are no abusers. It is only the facts that they are stating, and if Rahul Gandhi wants to assume that everything that is said, it is being directed towards him, he is free to do so. But again, help us understand, what is Rahul Gandhi's obsession with the caste census? He constantly is talking about it, and yet again in the parliament, he spoke about it again today. दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, इससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उन्हें उत्तर देना पड़ेगा कि पहले वो कास्ट सेंसस के पक्ष में क्यों थे, जाति जनगणना के पक्ष में क्यों थे, आज विरोध में क्यों है। सवाल सत्ता से होगा। राहुल गांधी की जाति बता करके, राहुल गांधी का धर्म बता करके, राहुल गांधी की क्रीड बता करके, उसके माता पिता के बारे में कह करके राहुल गांधी जी के आप मुख्य सवालों से नहीं बच सकते हैं। क्या अनुराग ठाकुर सिर्फ ठाकुरों का काम करते हैं, या नरेंद्र मोदी सिर्फ घाटियों का काम करते हैं, या अमित शाह केवल साहों का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया वितंडावाद है जो देश को तोड़ने के लिए है। कोई भी, महात्मा गांधी ने पूरे देश के लिए काम किया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारे संविधान के लिए काम किया था। ये अनुराग ठाकुर और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विभेद की राजनीति कर रही है, सबको राष्ट्रद्रोह में जेल भेज देना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी ये कह रही है कि कास्ट सेंसस आप एक तरह से सबके लिए इक्वल अधिकार नहीं चाहते, आप बस समाज को बांटना चाहते हैं। ये बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का एक ही एक उद्देश्य है, ये है कि कास्ट सेंसस करवा के जातियों में लोगों को बांटें। भारतीय जनता पार्टी जब कास्ट सेंसस के समर्थन में थी अभी 2022 तक 23 तक, तो क्या वो देश को बांटना चाहती थी, या वो धर्म को बांटना चाहती थी, या वो समाज को बांटना चाहती थी? भारतीय जनता पार्टी तो अभी बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सामने जाति जनगणना का पक्ष में आई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाहती थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने से पहले सोचें तो, अपना पैर अपने मुंह में ले रहे हैं ये लोग। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस चीज के पक्ष में थे, पूरी बिहार की भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ जाति जनगणना के पक्ष में आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने भी। जी राजपूत जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मिस्टर अनुराग भदौरिया, दिस इज नाउ the BJP stating that Rahul Gandhi is obsessed right now with the caste census. Rahul Gandhi yet again talking about the caste census in the parliament, talking about how he's being abused by the BJP, but the BJP clearly stating that the only reason why Rahul Gandhi wants a caste census is to divide the society and also to ensure that the votes are also divided, something that the ruling party would get. तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि वो जाति जनगणना के खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी बोले कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को समाज की और देश की चिंता नहीं है। उनको चिंता इस बात की है कि बैसाखी पे टिकी हुई सरकार कैसे बच जाए, और जिस बैसाखी पे वो टिके हुए हैं, उस बैसाखी के ही एक दल ने तो जाति जनगणना बिहार में करवाई,
तो क्या उससे कहेंगे कि आपने जाति जनगणना कराई और मैं इसके खिलाफ हूं और मैं आपका साथ छोड़ता हूं? ऐसा कहेगी भारतीय जनता पार्टी क्या, या उनका साथ नहीं लेगी? जिन बैसाखियों पे आप खड़े हो, कम से कम उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या पॉलिसी रही है, उनकी क्या नीतियां रही है, इसको तो भारतीय जनता पार्टी जाने। दूसरे को पैर पे जो चलते हैं ना, उनको पैरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैर उनके नहीं है। अगर पैर ने अपना साथ छोड़ दिया और अपनी बैसाखी ले गए तो आप तो चलने लायक भी नहीं बचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अब एहसास होना चाहिए कि अब एनडीए की सरकार चल रही है, सरकार नहीं है। तो इसलिए उनको इस बात का और भदौरिया जी, और एक चीज जो भाजपा ये कह रही है कि ऑपोजिशन जो है वो अभी सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल उनका कहना है कि जब आप बजट के हलवे के बारे में बात करते हैं तो आप हलवा बनाने के फोटो दिखा के आप बोल रहे कि इसमें कितने ओबीसी है, कितने बैकवर्ड क्लासेस है, कितने इसमें अल्पसंख्यक है। तो बजाय ये बात करने की कि एक्चुअली बजट में था क्या, आप लोग ये बात कर रहे हो कि बनाने वाले की कौन सी जाति है, बनाने वाला आया कहां से है, उनका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, उसके भाव को समझने की जरूरत है। हम नहीं बांट रहे हैं, हम तो पूछ रहे थे हलवा जो बनाया है, हलवा किन किन लोगों को मिल रहा है और किन किन लोगों को मिलने वाला है। कुछ चंद लोगों को तो हलवा नहीं मिलेगा, बाद बाकी लोग बेचारे इंतजार करते रह जाएंगे, उन्हें हलवा ही ना मिले। सवाल ये है कि किसने कहा नेम प्लेट लगाने के लिए, जाति का, धर्म का नेम प्लेट लगाने की किसने बात बताई थी? अभी कुछ दिन पहले की बात है, किस सरकार ने कहा था? वो तो मान लो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रुक गया, वरना कौन कह रहा था अपने नाम के आगे टांगो कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? ये किसने कहा था? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब ऐसी बातें करती है तो हास्यास्पद लगता है। ये वो पार्टी है जो अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात करती है, देश को बढ़ाने की नहीं। धन्यवाद।